Now we start fourth chapter of third unit classification of magnetic materials। उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बोहर मैग्नेटॉन। It is related to the magnetic dipole moment of an atom due to revolving electron। एक इलेक्ट्रॉन अगर एटम में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके कारण जो भी आपके एटम का डायपोल मोमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बोहर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पर हमने एक ऐसा एटम ले लिया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में। तो एक इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो इससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट जनरेट हो जाएगा। करंट के कारण उसका एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हम कैलकुलेशन करते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई ले लिया, हमारी ऑर्बिट की रेडियस आर ले ली, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के कारण कितना करंट जनरेट होगा, I इज इक्वल टू ई बाई टी, क्यू बाई टाइम। अब टी क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पे टी को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा। तो इसका मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई, ई बाई 2 पाई ओमेगा। ओमेगा ऊपर आ गया, ओमेगा ई बाई 2 पाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट की रेडियस आर थी तो उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम कितना होता है, करंट इनटू एरिया। करंट आ चुका है, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब बोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं कर सकता, वो केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम mvr किसके इक्वल होगा, nh बाई 2 पाई। Here n is the integer and h is the Planck's constant। और हमें पता है v किसके इक्वल होता है, r ओमेगा। वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ से ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई, NH बाई 2 पाई एम। दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब हम थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को सेकेंड में पुट कर देंगे, फिर हम देखते हैं कि हमें क्या एक्सप्रेशन मिलता है। नाउ वी पुट थर्ड इक्वेशन इन सेकेंड, वी गेट 1 बाई 2 ई। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी हमने, NH बाई 2 पाई एम। एन को बाहर ले लिया, सारी वैल्यूज अंदर रख ली, EH बाई 4 पाई एम। जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं ये सारी कांस्टेंट है and these are denoted by n mu b। mu b is equal to EH by 4 pi m। इसी mu b को हम क्या कहते हैं, बोहर मैग्नेटॉन। और ये एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अगर मैं सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ को पुट कर दूं तो हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। हमने वैल्यू पुट कर दी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन वी गेट म्यू बी इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेटॉन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, 1 मार्क में भी आ जाता है ये। म्यू बी की वैल्यू पूछी जा सकती है, फॉर्मूला या उसका 3 नंबर में डेरिवेशन। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। फेराडेज ने आपके मटेरियल्स को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के कॉरस्पॉन्डेंस में 3 टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका अगर एक एटम या मॉलिक्यूल ले लिया जाए तो उसके पास कोई भी नेट डायपोल मोमेंट नहीं होता, और जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया जाए तो ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। इनके एग्जाम्पल हैं गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, जिंक, क्वार्ट्ज, वाटर, एल्कोहल एक्सेट्रा। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अगर हम इसके रेक्टेंगुलर पीस को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंशन करवा दें तो ये हमेशा अपनी लॉन्गेस्ट एक्सिस को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर सेट करते हैं। देख सकते हो आप, ये जो लॉन्गर एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। इट्स सेकेंड प्रॉपर्टी, जब हम किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को वॉच ग्लास में पाउडर्ड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में रखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मीन्स जहाँ सारी जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम ना हो, तो इनकी टेंडेंसी क्या रहती है कि ये स्ट्रॉन्गर पार्ट से कहाँ जाते हैं, वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। जैसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट के 2 सिरे दिखा दिए मैंने, अभी मैंने करंट को ऑन नहीं किया, अभी तक तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो इरेगुलर सा मटेरियल रखा है। जैसे ही हमने करंट को स्विच ऑन किया, आपको पता है कि पोल्स के ऊपर फील्ड क्या होती है, ज़्यादा होती है।
तो हमारा जो मटेरियल है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट, जो सेंट्रल पार्ट है दोनों पोल्स के बीच का वहाँ फील्ड वीकर होगी, बिल्कुल जो किनारे हैं आपके पोल्स हैं वहाँ फील्ड ज़्यादा है। तो आपका मटेरियल कहाँ से कहाँ जा रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड टू वीक फील्ड, बीच में आपका एक हीप बन जाएगा मटेरियल का। थर्ड, अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में यू ट्यूब की शेप में ले लें, यहाँ मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो यहाँ आप देखोगे कि फील्ड का जो लेवल है, जहाँ फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर आपके लिक्विड का लेवल लो हो जाएगा और दूसरे लिम्ब में इसका लेवल हाई होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स ये कहाँ से कहाँ जा रही है, स्ट्रॉन्ग फील्ड टू वीक फील्ड, मटेरियल ट्रेवल करना स्टार्ट कर चुका है। जब हम इसी डायमैग्नेटिक मटेरियल के सैंपल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फील्ड लाइन इसमें से जाना प्रेफर नहीं करती वो इसके किनारों में से जाएंगी। मीन्स इसको, इसके स्पेस को छोड़ के अदर रीजन में से पास करना प्रेफर करेंगी, इसके अंदर से कोई भी फील्ड लाइन नहीं पास करेगी। इसका मतलब यहाँ पर बी की वैल्यू, मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू बी नॉट से कम है। मीन्स एयर में या वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है। फिफ्थ पॉइंट है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल इज लेस देन यूनिटी। म्यू आर क्या होता है, बी बाई बी नॉट, जबकि बी की वैल्यू बी नॉट से कम है तो यहाँ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव है, 1 से कम है। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस सम कांस्टेंट क्वांटिटी काई एम विच इज नॉन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो जब म्यू आर लेस देन 1 है तो काई एम की वैल्यू भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए काई एम की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। अब हम एक्सप्लेन करेंगे डायमैग्नेटिज्म को, ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में। तो अगर जब तक हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई तो टोटल डायपोल मोमेंट क्या रहेगा, 0। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरे का डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों का कैंसिल होकर कितना हो गया, 0। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से एक केस में तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो करंट को बढ़ा देता है। करंट बढ़ने से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बढ़ गया। दूसरे केस में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने से करंट डिक्रीज हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज हो गया। अगर अब मैं देखूं कि टोटल कितना चेंज हुआ मैग्नेटिक मोमेंट में, अगर मैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दूं तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो गया, 2 डेल्टा एम, बट इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर नीचे की तरफ लगाई है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में जो चेंज हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है।